बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 केमिस्ट्री नेशनल बुक फाउंडेशन। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और आज हम चैप्टर 4 के बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड 7a ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पीरियड जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो थर्ड पीरियड यानी कि ये वाला पीरियड है और ग्रुप कौन सा बताया उसने, 7a यानी कि ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये पीरियड है और ये तो क्लोरीन जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड पीरियड और 7a ग्रुप में क्लोरीन प्रेजेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है, ये लिखा हुआ है ऊपर 17। ठीक है, तो इसको लेके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आसान तरीका है, पहले मैंने आपको ये बताया था कि डायरेक्टली आप एक याद कर लें और उसमें पुट करते रहें। अब मैं आपको प्रॉपर तरीका बता देता हूँ। तो आपको पता है n = 1 है। अगर सबसे पहले हमारे पास n = 1 तो उसके लिए आप लिखते हो 1s। ये जो 1 है ये वाला, ये n की वजह से है। अब n जब 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे अब 2s आएगा, 2s और एक एक ऐड होता जाता है तो 2p भी आएगा, p अब ऐड हो जाएगा। ठीक है, n = 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 आया और s p, अब अगले में d ऐड हो जाएगा, s p और फिर d। ठीक है, n = 3 है जब, तो 3s 3p और 3d ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब n = 4 है जब, तो ये 4s 4p 4d और 4f ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब n = 5 है तो उसमें 5s 5p 5d 5f और उसके बाद n = 6 में फिर कम होना शुरू हो जाता है, 6s 6p 6d। ठीक है, फिर f नहीं आएगा, फिर यहाँ d पे ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद p पे ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो 8 वाला है वो 8s पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके इस तरह से शेप बनती है, ऐसे और फिर ऐसे काम होना शुरू हो जाती है। तो इतने में आपका काम उम्मीद है कि चल जाएगा। ठीक है, थोड़े से भी हो जाए, मैक्सिमम हम डी में बहुत कम ही जाते हैं, यहाँ पे भी हमारा पी से ही जो आपको बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे हो ही जाते हैं इसमें। ठीक है, अब जो एस है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, पी जो है वो 6 को कर सकता है, डी जो है वो 10 को कर सकता है और एफ जो है वो 14 को कर सकता है। ठीक है, तो अब लिखने का तरीका ये है कि आप ऐसे एरो लगाएं, ये हो जाएगा 1s2, फिर ये हो जाएगा 2s2, फिर ये 2p6 3s2, इस तरह करके ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप पहले ऊपर से नीचे तक आएंगे, ये एरो की डायरेक्शन में आपने लिखना है। एक एरो लगाया, लिखा 1s, 2 अकोमोडेट कर सकता है 2, फिर दूसरा लगाया 2s2। ठीक है, फिर ये वाला लगाया, ये वाला, तो 2p6 और फिर इसके आगे क्या है, 3s2 है, 3s2। तो इस एरो की डायरेक्शन में आपने ये लिखते जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3p4s आ जाएगा। ठीक है, 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2, उसके बाद ये 3d10 4p6 और इधर नीचे जो भी एलिमेंट होगा वो, इतने में हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको वैसे बताया हुआ है कि आप डायरेक्ट याद कर लें ये वाली चीज़, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, तो अब उसने हमें कहा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है इस एलिमेंट की। ये एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये एलिमेंट है क्लोरीन और इसका एटॉमिक नंबर है 14। ठीक है, तो 14 को अब आपने पूरा करना है, ये 2 2 6 2 5। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर ली है हमने, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हमें उसने कहा है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, यानी कि सिर्फ लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कि उसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी। ठीक है, तो आखिरी शेल में देखें, ये 1 वाला फर्स्ट शेल हो गया है, n = 2 वाले ये दूसरा शेल हो गया। ठीक है, और ये 3s2 3p5 तीसरा शेल हो गया। अगर 4 वाले होते तो वो चौथा शेल जो लास्ट होता फिर, लेकिन अभी 3s2 3p5 पे ख़त्म हो गया, मतलब यही हमारा लास्ट शेल है। तो आप लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 3s2 एंड
3p5, ये इसका आंसर है। पूरा मैंने इसलिए लिखा है नोट्स में ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। इसके बाद सेकंड है डिफाइन हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजेंस क्या होती हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जो भी ग्रुप नंबर 17 या ग्रुप नंबर 7A के मेंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हैलोजेंस हैं। और इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जिसको आप वैलेंस शेल भी कहते हो, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हर एलिमेंट स्टेबल होने की कोशिश करता है, यानी कि अपना ऑक्टेट जो 8 का पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो इसके पास जो है वो 7 शेल हैं, इसको एक चाहिए, तो वो कोशिश में रहता है हर वक्त कि मैं बस किसी के साथ रिएक्शन करके, किसी से लड़ाई झगड़ा करके वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लूं ताकि मैं जो हूँ कंप्लीट हो जाऊँ, स्टेबल हो जाऊँ। इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। हर एक से झगड़ा कर लेते हैं, हर एक के साथ रिएक्शन कर जाते हैं कि हमें अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा करने दो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है। इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखें कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं हैलोजेंस। क्यों? क्योंकि इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर कैसे होते हैं। ये देखें 7A कौन सा है, यही वाला है ये। तो ये पूरी जो लाइन है ये वाली ये है हैलोजेंस, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद थर्ड है विच एटम हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम, यानी कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। शील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन, रुकावट, ठीक है। तो मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ कि देखें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो है शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो सबसे आखिर पे होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, उसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसके न्यूक्लियस के और इसके दरमियान एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब इन दोनों के दरमियान में अगर और शेल आ जाएं, ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो क्या होगा, ये एक दीवार का काम करेगा इसके न्यूक्लियस के और लास्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान। वो फोर्स को प्रॉपर्ली उस तक पहुंचने नहीं देगा, बल्कि जिस तरह एक छतरी होती है ना, बारिश से रोकती है, इस तरह फोर्स को रोक लेगा। ये जाएगी भी तो बहुत थोड़ी फोर्स जाएगी। तो इस चीज़ को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। और जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है तो उसका मतलब है ज़्यादा सारे शेल बीच में ऐड हो रहे हैं ना। तो जो आखिरी शेल होगा उसके दरमियान में देखें कितने ज़्यादा शेल्स आ गए होंगे, न्यूक्लियस की और लास्ट वाले शेल के दरमियान, इलेक्ट्रॉन के दरमियान ज़्यादा सारे शेल आ गए होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि लेफ्ट एलिमेंट है फिर राइट 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 एलिमेंट, तो शील्डिंग इफेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो आप चलते हैं कि मैंने नोट्स में क्या लिखा है। पहले शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन मैंने लिख दी है ताकि आपको पता हो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। द रिडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर सबशेल्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। जो फोर्स में कमी आ जाती है, रिड्यूस हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान, किस वजह से, कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं दरमियान वाले इनर शेल्स में, तो इस चीज़ को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब देखें ये लिथियम है, अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, इसके दरमियान देखें एक ही शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप सोडियम को देखें, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके दरमियान में देखें 2 शेल्स आ गए हैं, ठीक है, और उनमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि शेल्स, बात करने का ये मकसद है कि शेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए अंदर न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान में। तो क्या होगा, वो ज़्यादा अच्छी छतरी का काम करेंगे, ज़्यादा सारी जो फोर्स जा रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक वो रोक लेंगे, तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। Na हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट दैन लिथियम बिकॉज सोडियम हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेल है। इस बात को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी बता सकते हैं, ठीक है। ये
1 शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। इसी तरह अगर आप लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये देखें 1, ये n=1 और n=2 ना, यानी कि ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। तो इसमें देखें 3 शेल हैं और इसके अंदर 2 शेल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ये बेसिक हैं, सोडियम, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये बेसिक जो हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनका आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ना दिया जाए। कभी कभी तो किसी क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर, मास नंबर दिया होता है, लेकिन कभी कभी नहीं दिया हुआ होता। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, विच एटम हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम, या बेरिलियम, मैग्नीशियम, या कार्बन, सिलिकॉन, ये भी आपकी बुक में मौजूद है। ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। तो अगर आपको इनकी एग्जैक्ट पोजीशन पता होगी तो भी काम चल जाएगा, और अगर आपको इनका एटॉमिक नंबर पता होगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर याद करना मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान काम है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, एक्सप्लेन वाई सोडियम हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन पोटाशियम, यानी कि के। सबसे पहले देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए चाहिए होती है। जैसे ये एक आपके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका ये वैलेंस शेल है और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस एलिमेंट को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेल, यही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। अ हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी मीन स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसका ये मतलब है ना कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, तभी तो इनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वेयर एज लो आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट्स अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर इनके दरमियान पहले ही दोस्ती जो है कमज़ोर है तो आपको इसको यहाँ से हटाने के लिए थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए कहेंगे कि वीक आयनाइजेशन एनर्जी का ये मतलब है कि न्यूक्लियस के दरमियान और लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैसे एक्सप्लेनेशन दी थी कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखें कि उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में। बेशक आप पेपर में ये डेफिनेशन वगैरह ना लिखा करें, यहाँ से देख के घबराएं नहीं कि इतना ज़्यादा बड़ा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सोडियम Na हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन पोटाशियम because its outermost electron is closer to the nucleus and experience a stronger effective nuclear charge। अब देखें, जिसके अंदर जितने कम शेल्स होंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही करीब होगा ना न्यूक्लियस के। तो जितना करीब होगा जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रही होगी ना, यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा वैलेंस शेल उतनी एनर्जी कम होगी। ऐसा ही है ना, जितना दूर होता जाएगा उतनी एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसके लिए भी आप क्या करें, सोडियम का आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, पोटेशियम का भी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इस तरह से जो मैंने आपको भी सिखाई थी, बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करें, आपसे आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके अंदर जो शेल्स हैं वो ज़्यादा हैं। जिसके अंदर शेल्स ज़्यादा होंगे इसका यही मतलब है कि उसका जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो दूर है। आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जब दूर होगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको हटाने के लिए, यही बात है इसमें बस। पोटाशियम हैज़ मोर इनर इलेक्ट्रॉन शेल देन सोडियम। ठीक है, पोटाशियम का जो एटॉमिक साइज है वो ज़्यादा है, उसके अंदर ज़्यादा शेल हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ज़्यादा बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू सोडियम। द एडिशनल इनर शेल इंक्रीज द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अंदर वाले जितने ज़्यादा शेल प्रेजेंट होंगे यानी कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो कम हो जाएगी, और इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान होगा। इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी लो है। ठीक है, पोटाशियम की। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है, अल्कली मेटल्स बिलोंग टू एस ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल वाई।
ठीक है। अल्कली मेटल जो है वो s ब्लॉक में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अल्कली मेटल्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो s ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो s ऑर्बिटल में होता है। जैसे s p d f मैंने आपको बताया है ना, तो वो p वगैरह में नहीं होता, वो खाली s में होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम ले लें, अल्कली मेटल्स जो मैंने आपको बताया ना, ये अल्कली मेटल्स होंगे। ये पिंक वाले अल्कली मेटल्स हैं, यानी कि ये वाले लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये वाले अल्कली मेटल्स हैं, ये वाले। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी पिक करें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें इस तरह से, जैसे मैंने सोडियम पिक की है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसलिए इनको s ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द 3s ऑर्बिटल विच प्लेसेस सोडियम इन द s ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो हमने यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाई है, वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। 2 2 4 और 6 10 हो गए, और आखिरी फिर s में आ गया 11। जो s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, f में मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पुट करते रहते हो। अगर बच जाएँ, जैसे p की 6 स्पेस है, मैक्सिमम 6 को अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन अगर आप आखिर में आपने 2 ही बच गए तो p में 2 पुट कर दो, लेकिन ये 7 नहीं पुट करने। 7 के लिए फिर आपको अगला चूज करना पड़ेगा कि अगला क्या है, 4s2 है, जो भी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल से गिवन हैं, और आपको कहा जा रहा है कि इनको इस तरह से अरेंज करें कि सबसे पहले सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी हो, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन को, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखें, जितना भी किसी भी एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से दूर होगा, उतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके दरमियान में लग रही होगी। ठीक है, तो जितना दूर होगा उसको रिमूव करना उतना आसान होगा, यानी कि उसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि बीच में ज़्यादा सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगी ना, ज़्यादा सारे शेल आ जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इससे क्या पता चला कि जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा बड़ी होती है, तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो इसको इस तरह से देखें, पोटेशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम है, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, और उस पर फिर ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट मौजूद होती है उसके अंदर। इसी तरह से सोडियम देख लें, सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो पोटेशियम से तो ज़्यादा है, लेकिन लिथियम से कम है, और लिथियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, और उसमें शील्डिंग इफेक्ट भी फिर कम होगा। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि किस में शेल ज़्यादा हैं, किस में कम है। तो अब हमने ये लिख लिया कि पोटेशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम है, उसके बाद सोडियम की है, और सबसे ज़्यादा जो है वो लिथियम की है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। इसकी मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ। जो आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड है वो इस तरह से है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हो, तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है, यानी कि जो ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जो नीचे प्रेजेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती जाती है, यानी कि जो लेफ्ट पे एलिमेंट मौजूद हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जो राइट पे जाती जाओगे जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमसे पूछा गया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है, यानी कि लिथियम की ज़्यादा होगी, सोडियम की उससे कम होगी, पोटेशियम की सबसे कम होगी। तो हमने इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी करनी थी ना, यानी कि सबसे कम वाली पहले आएगी तो के सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, ये के प्रेजेंट है, उससे ऊपर क्या है, सोडियम है, तो लेस देन ऐसे सोडियम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिथियम है तो लेस देन लिथियम लिखेंगे,
लिथियम की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, यानी कि सबसे बड़ा इसमें सबसे हाई आयनाइजेशन एनर्जी वाला लिथियम होगा, और इसी तरह से उसके बाद सोडियम और फिर पोटेशियम। इसी का पार्ट बी है, आपने आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन को अरेंज करना है। तो यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा आएगा, और यहाँ पे जो आंसर है इसके अंदर आयोडीन इज लेस देन ब्रोमीन लेस देन क्लोरीन, ये इसका आंसर है। इसकी भी रीज़न सेम हुई है कि आयोडीन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम होगी, क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, और इसलिए ज़्यादा शेल्स मतलब दरमियान में मौजूद हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ब्रोमीन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आयोडीन से ज़्यादा है मगर क्लोरीन से कम है, तो ये दरमियान में आएगा इन दोनों के, ठीक है। और जो क्लोरीन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब है। न्यूक्लियस के करीब होने का ये मतलब है कि दरमियान में शेल्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, और शील्डिंग इफेक्ट भी कम है। तो मैंने आपको बताया शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसको भी पीरियोडिक टेबल से हम देख सकते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है। तो ये देखें, ये क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन मौजूद हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि आयोडीन की सबसे कम होगी, फिर उसके ज़्यादा ब्रोमीन की होगी, और सबसे ज़्यादा क्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इसको इस तरह से हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। उससे भी आसान तरीका यह है कि आप इनके एटॉमिक नंबर याद करें, और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा शेल मौजूद हैं, किस में कम हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल याद करना कि कौन सा एटम ऊपर है कौन सा नीचे है, ये ज़रा मुश्किल काम है। तो एटॉमिक नंबर से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और आपको पता चल जाएगा, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। इससे पता चला ये 1 और ये 2 वाले ये दूसरा शेल, यानी कि इसमें 2 शेल मौजूद हैं। अगर 3s2 भी आ गया तो उससे पता चलेगा कि इसमें 3 शेल मौजूद हैं। इस तरह 4p वगैरह शुरू हो गए हैं तो इसमें 4 शेल हैं, आपको पता चलता रहेगा। तो वो सबसे आसान तरीका है, बस ये बातें आपने याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले वो एलिमेंट आएगा जिसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, फिर कम, ठीक है। तो कम की तरफ जाना है, डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट का ये मतलब है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपको गिवन है, आपने इनका बताना है। शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और आपका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अगर शेल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता जा रहा है। ये दरमियान में जो है ना, ये वाले जो शेल्स हैं ये फिल्टर का काम करते हैं, छतरी का काम करते हैं, जो न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो उसको रोकते हैं, कम करते हैं, ठीक है। तो जितना साइज़ बड़ा होगा शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, जितना साइज़ कम होगा शील्डिंग इफेक्ट उतना कम हो जाएगा। तो जो पोटेशियम है, के है, उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है इनमें, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन शेल्स है, यानी कि अंदर इसके ज़्यादा शेल्स मौजूद हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के दरमियान इसमें ज़्यादा शेल्स मौजूद हैं। और इसी तरह सोडियम जो है वो पोटेशियम से तो कम शील्डिंग इफेक्ट वाला है, लेकिन लिथियम से ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है इसका। और लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम है, क्योंकि इसके अंदर जो शेल्स हैं, इनर शेल्स, वो कम हैं। इसके लिए भी मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि आप इनके एटॉमिक नंबर याद करें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप क्या करें, देख लें कि किस में ज़्यादा शेल्स हैं, किस में कम शेल्स हैं। और बाकी ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से ये काम कर सकते हो। इसमें जो टिप है वो ये है कि आप पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हो तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता जाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करता जाएगा। और जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है उसमें शेल्स में कोई चेंज वगैरह नहीं आता, ठीक है। सेम शेल रहते हैं जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो। इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन गिवन है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आयोडीन की जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो शेल्स मौजूद हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान वो ज़्यादा हैं। और इसके बाद ब्रोमीन जो है वो उसके आयोडीन से तो कम शेल हैं, लेकिन
क्लोरीन से ज़्यादा शेल मौजूद हैं। और क्लोरीन जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है क्योंकि उसके अंदर शेल जो हैं वो कम है। उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन का आपसे पूछा गया है, तो जो ब्रोमीन है उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है क्लोरीन से, क्योंकि ब्रोमीन के अंदर ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन शेल्स मौजूद हैं न्यूक्लियस के दरमियान, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान इसमें ब्रोमीन में ज़्यादा शेल्स मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ भी ज़्यादा है। ये सारी बातें आपको पता चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। अगर वैसे आप याद रख सकते हो तो ठीक है, वरना मौके पे अगर आपको कोई और एलिमेंट दिया जाए तो आप फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और फिर कंपेयर करोगे कि किसके अंदर ज़्यादा शेल्स आ रहे हैं, किसके अंदर कम आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, आपको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी पसंद आ गई है, तो आप क्या करते हो, आप पूरा ज़ोर लगाते हो कि मैं किसी भी कीमत पे ये गाड़ी ले लूँ। ठीक है, जितने भी अमाउंट मुझे पे करनी पड़े मैं ये गाड़ी परचेज़ कर लूँ। या कोई और चीज़ आपको पसंद आ गई, कोई मोबाइल फ़ोन पसंद आ गया है, कोई भी चीज़ पसंद आ गई है, आप चाहते हो कि मैं किसी भी कीमत पे ये ले लूँ। ठीक है, जितने मुझे इसके पैसे देने पड़े मैं पैसे पे करके ले लूँ। इसी तरह क्या होता है, एटम्स को भी ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की। मैंने आपको बताया हर एटम स्टेबल होने की कोशिश करता है, यानी कि अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो हर कीमत पे ये कोशिश करता है कि मेरे पास किसी तरह से 7वां इलेक्ट्रॉन आ जाए और मैं क्या करूं, उसको हासिल करके स्टेबल हो जाऊं। तो वो हासिल करने के लिए वो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज़ करता है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस में ऐड होता है, किसी भी एटम में ऐड होता है, तो वो जो एलिमेंट है, जो एटम है, वो एनर्जी लूज़ करता है उसके मुकाबले में, उसके बदले में। ठीक है, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन पाने के लिए उसको एनर्जी लूज़ करना पड़ती है। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इसको यहाँ से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेज टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती जाती है। अब बात करते हैं कि सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है। तो इन तीनों में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी कि ये फर्स्ट शेल हो गया 1 वाला, ये 2s2p ये 2 वाले जो हैं ये सेकंड शेल हो गया, और ये 3s2 3p5 ये थर्ड शेल हो गया। तो थर्ड शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये 5 और ये 2, 5 और 2 7, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन हर कीमत पे चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। इसलिए वो बहुत ईगर होता है अपना इलेक्ट्रॉन पाने के लिए। हर कीमत पे वो कहता है जितने पैसे मर्जी ले लो, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन एक पूरा करवा दो ताकि मैं स्टेबल एलिमेंट बन जाऊँ। इस वजह से क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला एलिमेंट है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लोरीन जो है उसका जो साइज़ है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू सल्फर और फास्फोरस। जब साइज़ स्मॉल है, इस तरह करके साइज़ स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा वो न्यूक्लियस के करीब करीब होगा। तो न्यूक्लियस के करीब होगा ना जब, तो फिर इस एटम को ज़्यादा एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए। ठीक है, अपने ज़्यादा करीब करना है न्यूक्लियस ने इसको, तो ज़्यादा एनर्जी लूज़ करना पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि फिर ज़्यादा एनर्जी वो लूज़ करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, ग्रुप द एलिमेंट्स इन पेयर्स दैट वुड रिप्रेजेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, आपने दो दो के पेयर बनाने हैं कि किन किन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए ये पता चल जाएगा। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इनको कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। ठीक है, इसी तरह बाकी भी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। तो देखें 1s2 2s1,
एस ऑर्बिटल में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। इधर भी देखें 1s2 2s2 2p6 और लास्ट जो एस ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये ऊपर से पता चलता है, ठीक है, ये एक और यहाँ पे इसके पास भी एक। तो यहाँ से पता चल गया कि इन दोनों के जो एस ऑर्बिटल हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेम ग्रुप से हैं, यानी कि अल्कली मेटल से हैं। ये मैंने लिख दिया एफ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल, और सिमिलरली इसका भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द 3s ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल ही ना, 2 है या 3 है s ऑर्बिटल, दोनों के लास्ट जो है वो s ऑर्बिटल हैं, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसके बाद जो ब्लू वाले हैं ये देखें b और d। तो देखें जो s है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है और जो p है वो 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। तो देखें 1s2 ये फुल है, इसमें जगह नहीं है, एक जैसा बिहेव करेगा, और इसी तरह ये भी फुल है, ये कंप्लीट जो है ऑर्बिटल हैं, यानी कि इनको अब छेड़ा छाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों स्टेबल हैं। तो नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं। नोबल का क्या मतलब होता है, बिल्कुल शरीफ सा, ठीक है, यानी कि किसी को रिएक्ट वगैरह करके तंग शंग नहीं करती, स्टेबल है ना। तो इनको क्या ज़रूरत है किसी से लड़ाई झगड़ा करके अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की। इसके पास एस में 2 की गुंजाइश थी, 2 पूरे हैं इसके पास पी में लास्ट में 6 की गुंजाइश थी, इसके पास 6 पूरे हैं, तो बस मसला हल है, कोई मसला नहीं है अब, ठीक है। तो ये दोनों भी एक कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद देखें पिंक वाले जो हैं 1s2 2s2 और ये भी 1s2 2s2 2p6 3s2। जिस तरह इन ग्रीन वालों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, लास्ट जो ऑर्बिटल था 2s और 3s, इसी तरह अब ये जो पिंक वाले हैं इनका क्या है, लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल, और इसी तरह यहाँ पे भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल। तो ये भी एक कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद येलो वाले देखें, E = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और इसी तरह ये देखें 1s2 2s2 2p3। अब देखें खाली चाहें तो 3 भी देख लें, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। 3p3 आप पूरा देखें, 3 वाले हैं ना सारे, देखें 3s2 3p3। अब देखें इधर ऊपर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, इधर कितने हैं, 3 हैं, 2 और 3 5 हो गए। इसी तरह इसमें देखें 2s2 और 2p3 में देखें 2 वाले में कितने हैं, ये 2 हैं और ये 3 हैं, तो कितने हो गए, 5। तो इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो 5 मौजूद हैं, ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो सी और ई को भी एक कैटेगरी में हम डाल देंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी सेम होंगी और ये निक्टोजन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड इन क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन थी, अब आपने उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एटॉमिक नंबर जो है वो ऐसे होता है, इधर इसका 1 होता है, फिर ऐसे पूरे चलते जाते हैं, इधर 2 होता है, फिर नीचे आ जाते हैं 3 होता है, फिर इस तरफ 4 होता है, फिर इधर 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, ठीक है, ये 9 है। इस तरह फिर नीचे आ जाते हैं, 11 होता है, 12 होता है, 13, ठीक है, 13 14 15 16, इस तरह हॉरिजॉन्टली एटॉमिक नंबर दिया जाता है। पीरियोडिक टेबल में भी आप देख लें, ये देखें ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर नीचे आगे 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह चलते जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें जो ऊपर ये जो छोटे छोटे नंबर लिखे होते हैं, जैसे इधर 2 लिखा है ऊपर, इधर भी 2 लिखा है, ये एस के ऊपर जो लिखा है, इस तरह इन सब को ऐड करते हैं तो एटॉमिक नंबर आ जाता है। तो एक को अगर आप देखें तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, यानी कि 4 नंबर पे ये मौजूद है। यहाँ पे ए मौजूद है, ठीक है। तो ए पे आप देख लें कौन सा एलिमेंट मौजूद है, बेरिलियम, यानी कि ये बेरिलियम है ए पे, ठीक है, ये बेरिलियम है। इसी तरह आप इसके बाद देख लें कि बी पे क्या मौजूद है, तो सम कर लें, 2 और 2 4 और 6 10 नंबर पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो ये नियॉन मौजूद है, ठीक है।
तो 10 नंबर पे नियॉन आ जाएगा, यहाँ पे नियॉन मौजूद है। ठीक है, इसी तरह बाकी करें। 1s2 2s2 2p3 देख लें, 2 और 2 4 और 3 7। 7 नंबर पे क्या मौजूद है? 7 नंबर पे नाइट्रोजन मौजूद है ये। तो इसी तरह यहाँ पे भी लिख लें कि 7 नंबर पे नाइट्रोजन मौजूद है। इस तरह से आपने ये सारे कंप्लीट कर लेने हैं। मैं आपको एक अदा और करा देता हूँ, ये जी कर लेते हैं। 2 और 2 4 और 10 11। 11 नंबर पे देखें क्या मौजूद है? सोडियम मौजूद है। तो 11 नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे Na, सोडियम। इस तरह से ये पूरा टेबल आपने कंप्लीट कर लेना है। कोई मसला आ रहा हो, कोई इशू हो तो आप फिर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स में क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वही ग्रुप नंबर होता है। तो आपने इनका अब ग्रुप नंबर फाइंड करना है। ठीक है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये आपको गिवन है। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 13। ये जो नीचे लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो मास नंबर होता है। तो 13 को लेके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसकी। इसी तरह से 13 हमने पूरे करने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो अगर ये जो छोटे छोटे ऊपर लिखे हुए हैं, s के ऊपर, p के ऊपर, इन सब को ऐड करें तो आंसर आएगा 13। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक हो गई। अब आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखें ये जो 1 1 है, इस तरह से ये 1s2 ये एक हो गया। फिर जो 2 2 वाला पूरा ग्रुप है 2s2 2p6 ये सेकंड शेल हो गया। और ये 3 3 वाले जो हैं ये पूरा थर्ड शेल हो गया। ठीक है, तो मतलब कि इसमें 3 शेल प्रेजेंट हैं। तीसरा जो है वो वैलेंस शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हैं और किस किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? s और p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो जब भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो s और p ऑर्बिटल में मौजूद हों तो उसका ग्रुप नंबर कैसे निकलता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देते हैं 10 में। जो ये 2 + 1 करके आया है, क्या आया है? 3। यानी कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 हैं और s और p ऑर्बिटल में मौजूद हैं, तो प्लस कर देंगे 10 में। तो आंसर आ जाएगा 13। ये अब 13 इसका क्या है? ग्रुप नंबर है। इसी तरह से सल्फ़र है, सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें इसकी। उसके बाद देखें ये फर्स्ट शेल हो गया, ये 2 2 वाले क्या हो गए? सेकंड शेल हो गया, और ये 3 3 वाला थर्ड शेल हो गया। तो आप देखें s और p ऑर्बिटल में, 3s और 3p ऑर्बिटल में मौजूद हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 2 और ये 4 6 जो हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। जब s और p ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो मैंने आपको बताया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर में प्लस कर देते हैं 10 को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है ग्रुप नंबर। तो अब 16 जो है इसका ग्रुप नंबर है। इसी तरह अब आगे पोटेशियम है। पोटेशियम का देखें एटॉमिक नंबर क्या है? 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें इस तरह से। अब देखें ये फर्स्ट शेल, ये 2 2 वाला सेकंड शेल हो गया, और ये 3 3 वाला थर्ड शेल, और ये 4 वाला फोर्थ शेल। तो आखिरी जो फोर्थ शेल है तो उसको देखें, सिर्फ s ऑर्बिटल में मौजूद है आखिरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और वो s ऑर्बिटल में मौजूद है। जब सिर्फ एक ऑर्बिटल हो, यानी कि s p दोनों में ना हो, दोनों पे कंसिस्ट ना कर रहा हो जो वैलेंस शेल है, तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल के बजाय सिर्फ एक पे यानी कि s पे अगर कंसिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वही हमारा ग्रुप नंबर बन जाता है। +10 वगैरह नहीं करते, तो 1 जो है यही हमारा क्या है? ग्रुप नंबर है। इसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे इसी तरह से। तो देखें कितने शेल हैं? फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। अब सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 4 6। ये कितने पे कंसिस्ट कर रहे हैं? s और p ऑर्बिटल पे कंसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2s और 2p पे 6 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब? 6 + 10 करेंगे ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए, क्योंकि s और p दोनों इन्वॉल्व हैं। बार बार ये बात कह रहा हूँ, जब सिर्फ s पे कंसिस्ट कर रहे हो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर हम क्या करते हैं? वही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारा ग्रुप नंबर बन जाता है।
लेकिन अगर ऐसा नहीं है, S और P पे अगर कंसिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम +10 करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +10 करके ग्रुप नंबर फाइंड करते हैं। तो 16 ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर आ गया। ग्रुप भी दो तरह से होते हैं, ठीक है, एक के साथ AA लगता है, एक के साथ नहीं लगता। जैसे ये देखें, ये 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A, लेकिन दूसरा नंबर क्या है देखें, फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10th 11 12 13 14 15 16 17 और 18th ग्रुप, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमने फाइंड किया ना, ये देखें, ये ऑक्सीजन पड़ा है, कौन सा ग्रुप है, 16। और अगर AA वालों की बात करें तो फिर कौन सा ग्रुप है, 6A, ठीक है। तो अगर A वाला आपने बताना है तो ये यहाँ से बन जाएगा 6A, और दूसरा जो है वो इसका ग्रुप नंबर है 16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आपने लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सिर्फ पूरी नहीं लिखनी। तो अल्कली मेटल्स की जो लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो उसकी निशानी ये है कि उसमें NS1 आ रहा होता है। NS1 में N कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2S1 या फिर 3S1, ठीक है, ये निशानी होती है बस कि NS1, N कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लिथियम देख लें तो 2S1 पे वो एंड हो रहा होता है, सोडियम देख लें तो उसका जो लास्ट शेल होता है वो 3S1 पे एंड हो रहा होता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या निशानी है, कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी, उसमें NS2 आ रहा होता है, उसमें NS1 होता है ऊपर, इसमें NS2 होता है ऊपर, जैसे कि 2S2 या फिर 3S2, इस तरह से, ठीक है। तो ये एग्जांपल है बेरिलियम की, 2S2 पे ये एंड हो रहा है, मैग्नीशियम जो है वो 3S2 पे, यानी कि इसका जो लास्ट शेल है वो इस तरह से होता है। इसके बाद हैलोजेंस का बता देते हैं, हैलोजेंस की क्या निशानी होती है, कैसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसकी NS2 NP5, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके लास्ट शेल में मौजूद होते हैं। यहाँ पे N जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2S2, ठीक है, 2P5, इस तरह से, ये 5 और 2 7, तो 7 वाले जिनका लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हैलोजेंस की कैटेगरी में डालते हैं, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की ऐसी होती है। ये क्या किया हुआ है, बेसिकली ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ना उसके लास्ट वाला देख लिया कि लास्ट शेल जो है वो क्या है। एग्जांपल इसकी फ्लोरीन है 2S2 2P5 और क्लोरीन है 3S2 3P5। इसके बाद नेक्स्ट है नोबल गैसेस के, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है वैलेंस शेल की, तो उसमें ऐसे होता है NS2 NP6, यानी कि नोबल मैंने बताया ना बिल्कुल शरीफ, जिनको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी के साथ छेड़ाछाड़ी करने की, उनके पास सब कुछ होता है, उनको कोई टेंशन नहीं है। 2 और 6 कितने हो गए, 8। तो इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 2S2 2P6 या फिर 3S2 3P6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नियॉन गैस है, बहुत नोबल गैस है, इसका क्या है 2S2 2P6, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 पूरे हैं। इसी तरह से आर्गन AR, इसमें भी 3S2 3P6, इसके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इस तरह से इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो जैसे हम बनाते हैं ना नॉर्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बेरिलियम का ही बना देता हूँ। तो ये न्यूक्लियस है बेरिलियम का, ठीक है। उसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। फिर थर्ड शेल में कितने आ जाएंगे, सेकंड शेल में 2 आ जाएंगे, 2 ही बच गए ना, 4 टोटल एटॉमिक नंबर है इसका। तो 2 पहले शेल में आ गए और 2 दूसरे शेल में आ गए। तो ये जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी भी एलिमेंट के, ये हम डॉट सिंबल से शो कर सकते हैं। ये मैंने बेरिलियम लिखा, इसके वैलेंस शेल में देखें, एक ये इलेक्ट्रॉन है ये वाला और एक ये वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 2 डॉट हमने इसके साइड पे लगा लिए ये वाले। इसका मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी को कहते हैं डॉट सिंबल ऑफ एन एटम। इसी तरह पोटेशियम है, के है, अगर आप इसका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो उसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। आपने ये प्रैक्टिस करनी है, ये पूरा शेल बनाएं, फिर देखें, फिर कंपेयर करें इसके साथ कि अच्छा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में है, इसलिए हमने यहाँ पे एक डॉट लगा के एक लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ जाते हैं और बाकी 5 बच जाते हैं, वो सेकंड शेल में आ जाते हैं, और वही सेकंड शेल जो है वो इसका वैलेंस शेल होता है। तो इस तरह से मैंने ये 5 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, ठीक है।
प्रॉपर रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है कि आप पहले एक एक करें और फिर जब पूरे हो जाए ना, जैसे एक कर लिया पहले रिप्रेजेंट, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर डबल डबल करना शुरू हो जाए। अगर और होता तो वो यहाँ आ जाता, फिर एक और होता वो यहाँ आ जाता, इस तरह। ठीक है, मैंने आयोडीन में ऐसे किया। तो आयोडीन को देख लें। आयोडीन के जो लास्ट शेल होता है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पहले हमने ये बना लिया, फिर ये बना लिया, फिर ये बना लिया, फिर ये बना लिया। अब और भी बच गए हैं ना, तो फिर ऐसे डबल शुरू कर दें। ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, तो 7 पूरे हो गए हैं। तो अब ये 8वां जो है ये अकेला रह जाएगा। तो इस तरह से हम सिर्फ वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम डॉट सिंबल, एटम के डॉट सिंबल में शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। वो एलिमेंट जो प्रेजेंट है 3rd पीरियड में और ग्रुप है उसका 5a। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल आपको पता है तो आप डायरेक्ट जाके देख लें कि फास्फोरस है पीरियड 3rd और ग्रुप 5a में। इस तरह से पीरियड 3rd यानी कि 1st, 2nd और 3rd, ये 3rd पीरियड है, और ग्रुप कौन सा है 5a यानी कि ये वाला ग्रुप है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पे हम फास्फोरस पे एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो फास्फोरस हमारा वो एलिमेंट है। अब इसका एटॉमिक नंबर देख लें, 15 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर आप चाहें तो आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके सिर्फ जो लास्ट शेल है उसकी लिखते हैं, या फिर दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो ये है कि 3rd पीरियड है ना, यानी कि 3 यूज़ होगा, 3s और 3p। ठीक है, तो ग्रुप क्या है 5a, यानी कि इसके जो यहाँ s और p पे टोटल इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो 5 बनेंगे। तो s कितने कर सकते हैं अकोमोडेट, 2, कितने बच गए 3, तो 3 और 2 5, और पीरियड 3rd है यानी कि ये पीरियड को ये रिप्रेजेंट करते हैं जो साथ 3 लिखे हैं। ठीक है, इसी तरह पार्ट बी है, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 2 ऑफ ग्रुप 6a। तो पीरियड 2 जो है वो ये वाला है, और ग्रुप 6a यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। आप चाहें तो पूरी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके लास्ट शेल को पिक कर लें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि पीरियड क्या है 2 यानी कि 2s और 2p लिखते हैं। ठीक है, अब 6a ग्रुप है ना, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आपने पूरे करने हैं। तो s जो है वो मैक्सिमम 2 ही ले सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 को अकोमोडेट कर सकता है, 2 यहाँ आ जाएगा, कितने बच गए 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि p तो 6 को अकोमोडेट कर सकता है ना, तो उससे कम जितने भी हों हम इसको दे सकते हैं। तो 4 यहाँ पे आगे आप देखें, 2 और 4 6, और पीरियड 3rd है, ग्रुप 6a है। इस तरह से भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल देखे बगैर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस तरह से आपको ये एक टेबल दिया गया, इसके अंदर जो बॉक्सेस हैं वो एम्प्टी छोड़े हुए हैं, जैसे मास नंबर यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा हुआ है, फर्स्ट वाले में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एम्प्टी छोड़े हुए हैं। तो इन फार्मूलाज को, ये 2 फार्मूलाज हैं, इनको यूज़ करते हुए हम इन टेबल को कंप्लीट करेंगे। जैसे देखें, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी गिवन है तो आप उसको पुट कर लें। जैसे आपको एटॉमिक नंबर गिवन है ना, ये गिवन है पहले वाले में, तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में भी आप 11 पुट कर दें, ये इस तरह से। ठीक है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही होगा जो एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी आप क्या करें 11 पुट कर दें। अब रह क्या गया, सिर्फ मास नंबर रह गया। तो मास नंबर का ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके पास हैं ये 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपके पास हैं ये। तो 11 + 12 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 23। तो मास नंबर आ गया 23। इसी तरह से ये सारे टेबल कंप्लीट करने हैं, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। सेकंड वाले में देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो देखें, इस फर्स्ट वाले जो आपने याद किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, तो एटॉमिक नंबर भी यही होगा, एटॉमिक नंबर में भी 14 पुट कर देंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी 14 पुट कर देंगे। अब देखें रह क्या गया है, मास नंबर रह गया। तो मास नंबर इसी फार्मूला को जो सेकंड नंबर वाला फार्मूला यूज़ करके निकाल लें। मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ये वाले प्लस न्यूट्रॉन ये वाले। तो 14 + 15 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, तो इस तरह से हम मास नंबर भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब थर्ड वाला देखें, इसमें आपको मास नंबर गिवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है।
ठीक है, मास नंबर गिवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है। तो आप क्या करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले फाइंड कर लें, यानी कि मास माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कर लें। ठीक है, न्यूट्रॉन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे। सेकंड वाले फार्मूले को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे। तो मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन कर लें यहाँ पे ज़रा, 47 माइनस 25 क्या आ जाएगा आपके पास, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 यहाँ पे पुट कर दिया। आप देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब फर्स्ट फार्मूले पे आ जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास आ गए हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो एटॉमिक नंबर में भी 22 आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन में भी 22 आ जाएगा। ठीक है, अब है लास्ट वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो फार्मूला नंबर 1 को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वही होंगे और एटॉमिक नंबर भी यही होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में भी 13 लिख दें और एटॉमिक नंबर में भी 13 लिख दें। अब रह गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो सेकंड फार्मूला को यूज़ करें, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, तो माइनस कर लें, 27 माइनस 13 आपके पास क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है मैंने, ये आपका आंसर है। सिर्फ 2 फार्मूला याद रखें और कैलकुलेट करते जाएं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, माइनस उधर ले जाएं, माइनस कर दें, या फिर बहुत आसान फार्मूला है जो पहले वाला है, 3 चीज़ें हैं, तीनों बराबर हैं, एक भी अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब है कि आपने 3 चीज़ें फाइंड कर ली हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल वुड यू प्लेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, आपने ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें पीरियड नंबर फाइंड कर लें। पीरियड नंबर कैसे पता चलेगा, जो ये 1 है 2 है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा ना वो उसका पीरियड, जैसे अगर 3 में भी जा रहा है तो 3 उसका पीरियड नंबर बन जाएगा। तो पीरियड नंबर 2 है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि यही जो 1 2 ये जो साथ लिखते हैं ना हम, एस पी के साथ जो लिखे होते हैं कोएफिशिएंट में, इनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं और ये पीरियड नंबर बताते हैं हमें। ठीक है, एक बात हो गई। उसके बाद ब्लॉक नंबर कैसे पता चलेगा, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे किस में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ब्लॉक नंबर, एस में आ रहा है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो एस ब्लॉक इसका ब्लॉक हो जाएगा। अब रह गया ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 1s2 एक शेल है, 2s1 एक शेल है। ठीक है, 2s1 एक शेल है। अगर ऐसे होता है 2s1 2p या 2s2 होता है 2p6 होता है, तो फिर ये पूरा एक शेल होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं 6 + 2 करके 8। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास सिर्फ क्या है 2s1 है, तो हम 2s1 को लेंगे। अब ये जो 1 है ना, ये इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इसका ग्रुप नंबर बन जाएगा। अगर s ऑर्बिटल में है तो 1 ही बन जाएगा, अगर sp दोनों में आ रहे हैं तो फिर हम +10 करके ग्रुप नंबर फाइंड करते हैं। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, 1s2 2s2 2p5। अब 1s2 2s2 और 2p5, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या चल रहा है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, यानी कि 2 चल रहा है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर हो जाएगा। ये लास्ट शेल है, मैंने आपको बताया ना, तो ये लास्ट शेल में इसका जो ग्रुप नंबर फाइंड होगा, अब वो कैसे होगा, 7 + 10 करके, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन ये 2 और 5 7 हो गए, तो ग्रुप नंबर मैंने आपको बताया जो s और p पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं उनका ग्रुप नंबर +10 करके आता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो 7 + 10 17 इसका आ जाएगा ग्रुप नंबर। अब ब्लॉक रह गया, तो देखें लास्ट ऑर्बिटल क्या है इसमें, p है, तो p इसका ब्लॉक नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसका ब्लॉक p ब्लॉक हो जाएगा। पार्ट सी है 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो देखें 1 2 2 और 3। ठीक है, ये 3 जो है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि पीरियड इसका हो जाएगा थर्ड पीरियड। लास्ट शेल में जो ब्लॉक है लास्ट इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, s ब्लॉक है। ठीक है, इस पूरे शेल में एक ही ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना s, तो s ब्लॉक हो जाएगा ये।
इसके बाद बात आती है ग्रुप की, ग्रुप नंबर क्या है। तो ये थर्ड शेल में 3s2 है ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है जो लास्ट शेल जो है अगर एक ही ऑर्बिटल पे कंसिस्ट कर रहा है सिर्फ s पे, तो यही 2 जो है फिर इसका ग्रुप बन जाएगा इस तरह से। अगर यहाँ पे s और p पे ये लास्ट पूरा शेल अगर कंसिस्ट कर रहा होता तो फिर +10 करना पड़ता हमें ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए। इसके बाद पार्ट डी है, बहुत ईजी सा है, 1s2, ठीक है। तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो पीरियड हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका s ऑर्बिटल में है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा इसका ब्लॉक s ब्लॉक हो जाएगा। और ग्रुप जो है ये नोबल गैस है, हीलियम। हीलियम जो है वो एक तरह से स्पेशल केस की तरह डील किया जाता है अक्सर जगहों पे, तो यहाँ पे भी जो sp वाली बात है वो इस पे अप्लाई नहीं की जा सकेगी। हम कहेंगे कि इसका जो ग्रुप नंबर है वो 18 है, नोबल गैसेस वाला, ठीक है। ये यहाँ पे ये ग्रुप 18 है और इसके टॉप पे हीलियम प्रेजेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और ये नोबल गैसेस में शुमार की जाती है। तो यहाँ पे हमारी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।